हेलो स्टूडेंट्स। आज हम भारत के संविधान की चर्चा करेंगे। भारत के संविधान का निर्माण कब हुआ, कौन कौन इसके सदस्य रहे हैं और भारत के संविधान की विशेषताओं की हम बात करेंगे। बच्चों, भारत का संविधान भारत की आज़ादी से पूर्व ही प्रारंभ हो गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता करी। 26 नवंबर 1949 तक संविधान निर्माण का कार्य चला, यानी कि 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन तक संविधान का यह कार्य चला और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया। बच्चों, जब निर्माण हुआ था तब संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 8 इसकी अनुसूचियां थी और 22 इसके भाग थे। और अब 75 सालों के बाद हम ये कह सकते हैं कि भारत के संविधान में 448 अनुच्छेद हैं, 12 इसकी अनुसूचियां हैं और 25 इसके भाग हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत का संविधान विश्व का सबसे सर्वाधिक लंबा विस्तृत संविधान माना जाता है। पुनः हम एक बार संविधान निर्मात्री सभा की बात करेंगे। तो सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। चुनाव में फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष बने। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति में अम्बेडकर सहित 7 सदस्य थे, जिसमें अयंगर, KM मुंशी जैसे कुछ प्रमुख व्यक्ति इस संविधान निर्माण के कार्य में रहे हैं। अब हम आ रहे हैं बच्चों, भारत के संविधान की विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं। संविधान विशेषताओं से थोड़ा सा मैं एक और आपको बताना रह गया है मेरा कि संविधान सभा में 299 सदस्य थे और इनका निर्वाचन जो प्रांतीय विधानसभाएं थी उनके निर्वाचित सदस्य थे, वह जो देशी रियासतें थी उनसे भी इनको मनोनीत करके इस संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया गया। अब विशेषताएं हम ले रहे हैं। पहली विशेषता है, मैंने अभी आपको कहा कि सर्वाधिक विस्तृत एवं लिखित संविधान है। लिखित, निर्मित तीनों चीजें क्लियर हो रही हैं। लिखित है तो भारत की संविधान की एक दस्तावेज है, एक किताब है, जिसे लॉ मिनिस्ट्री द्वारा टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता है। तो ये निर्मित भी है, लिखित है। इसमें 395 अनुच्छेद से शुरुआत हुई थी और 448 अनुच्छेद तक ये पहुंच चुका है, इसलिए ये विस्तृत भी है। दूसरा माना जाता है कि भारत का संविधान लोकतंत्र है, ये तो क्लियर है ही है। हमारी जो प्रस्तावना है उसमें शब्दों का प्रयोग किया गया है लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। ये तीनों ऐसे जो शब्द हैं हमारी प्रस्तावना में भारत के संविधान के बारे में एक जानकारी दे रहे हैं। तो भारत का संविधान लोकतांत्रिक तो है ही। प्रत्येक 5 वर्ष बाद यहाँ चुनाव होते हैं और सरकारों का गठन जो है वो जनता की इच्छानुसार होता है। ये एक समाजवादी संविधान है। भारत के 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हमारी प्रस्तावना में जोड़ा गया था। साथ ही ये धर्मनिरपेक्ष है ही क्योंकि भारत का संविधान किसी भी एक धर्म को मान्यता नहीं देता। यहाँ सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता है। ये गणतंत्रात्मक प्रणाली है। भारत का जो राज्य प्रमुख है वो राष्ट्रपति है, वो निर्वाचित होकर अपने पद पर आ रहा है। अनलाइक ब्रिटेन जहाँ पर राजतंत्र है, हम अमेरिका की तरह ही गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली है। न केवल संघ बल्कि हमारे राज्यों में भी जो राज्य प्रमुख है, राज्यपाल भी निर्वाचित होकर ही मनोनीत होकर अपने पद पर आते हैं। फिर भारत में संघवाद है। भारत राज्यों का एक संघ है, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स माना जाता है। यहाँ शक्तियों का विभाजन किया गया है, इसलिए भारत को हम कहते हैं कि ये संघात्मक शासन प्रणाली है। लेकिन वास्तव में अगर हम देखें तो भारत में एकात्मक और संघात्मक दोनों शासन प्रणालियों का यहाँ हमें मिश्रण देखने को मिलता है। संघात्मक के रूप में देखें तो हमारे यहाँ शक्तियों का विभाजन है, संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, यानी कि संविधान द्वारा शक्तियों को बांटा गया है। लेकिन एकात्मक
भी इसमें कुछ लक्षण हैं, जैसे ब्रिटेन की तरह हमारे यहाँ भी एकल नागरिकता है, हमारे यहाँ एकल न्यायिक व्यवस्था है, हमारे यहाँ ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। तो ये कुछ अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जिससे हम कह सकते हैं भारत में भी कुछ कुछ एकात्मक प्रणाली के लक्षण पाए जाते हैं, यानी कि ये दोनों का मिश्रण है। क्वाजी फेडरल वर्ड यूज किया गया है केसी वेयर द्वारा भारत के संघ व्यवस्था के लिए। उसके अलावा अगर हम देखें तो भारत का संविधान कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है। हमारे यहाँ संविधान को संशोधन करने की व्यवस्था है, स्पेसिफिक व्यवस्था है, लेकिन उस संशोधन की जो भी पद्धतियां बताई गई हैं, कुछ तो सिंपल मेजॉरिटी से ही हो जाता है, जैसे किसी राज्य का नाम बदलना है, गठन करना है, तो ये एक साधारण बहुमत संसद के द्वारा इसको किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान हैं जहां विशेष बहुमत की आवश्यकता है, यानी कि कुल सदन का बहुमत और मतदान व उपस्थित लोगों का 2/3 बहुमत। और कुछ अति विशेष जो प्रावधान है उसमें राज्यों की विधानसभाओं का भी समर्थन आवश्यक है। तो उस रूप में देखें तो हमारे यहाँ लचीलापन भी है और हमारे यहाँ कठोर संविधान के भी लक्षण है। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था हमारा संविधान करता है। हमारा संविधान का पार्ट 3 हमारे मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है, यानी कि भारत के नागरिकों के अधिकार एकदम सुरक्षित हैं। केवल विशेष परिस्थितियों में, इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है तो ही इनको निलंबित किया जा सकता है। मैं आपको जानकारी में बता दूं कि मौलिक अधिकार हमारे यहाँ वर्तमान में 6 हैं। जब संविधान का निर्माण हुआ था तब 7 थे, लेकिन बाद में संपत्ति के अधिकार को इससे हटा लिया गया था। तो वर्तमान में यहाँ 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, कल्चरल और एजुकेशनल राइट जो है हमारा, यानी कि सांस्कृतिक और शैक्षिक हमारा मौलिक अधिकार है। इसके अलावा शोषण के विरुद्ध हमारा अधिकार है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे कहा जाता है कि मौलिक अधिकारों की आत्मा है, यानी कि किसी भी नागरिक के अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो न्यायालय की शरण में जाने के लिए वो इस 6ठे अधिकार का प्रयोग करता है, जो कि है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अलावा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया, बाद में जोड़ा गया 1976 अगेन 42nd अमेंडमेंट द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें अभिभावकों के लिए अपने संरक्षण में जो भी बालक हैं उनको शिक्षा दिलाना उनका 11वां मौलिक कर्तव्य हो चुका है। इसके अलावा हमारे यहाँ नीति निदेशक तत्व, हमारा जो संविधान का पार्ट 4 है, उसमें राज्य को लोक कल्याणकारी बनाने के लिए नीति निदेशक तत्वों को जोड़ा गया, जो कि एक तरीके से भारत की सरकार का मार्गदर्शन करते हैं, जो भी उसके समाजवाद, लोक कल्याण आदि लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक है। इसके अलावा भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, जैसे अपन ने दूसरे संविधानों में भी पढ़ा है। भारत में भी लोकसभा है, राज्यसभा है, तो हमारे यहाँ और हमारे जो विधान सभाएं हैं राज्यों की, ज्यादातर में एकल विधानसभा है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। इसके अलावा अगर हम देखें तो भारत में भी संसदात्मक प्रणाली है, जैसे ब्रिटेन में थी, जापान में थी। भारत में भी दोहरी कार्यपालिका है, एक नाम मात्र की होती है जो राष्ट्रपति होता है, एक वास्तविक कार्यपालिका जिसमें प्रधानमंत्री होता है। भारत में भी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध है। हमारा जो प्रधानमंत्री है वो निम्न सदन में जिस दल को बहुमत होता है उसका वो नेता होता है। हमारे जो मंत्री हैं वो उनके लिए संसद का सदस्य होना आवश्यक है। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हमारी सरकार को गिराया जा सकता है। तो कुछ ऐसे लक्षण, और साथ साथ प्रधानमंत्री चाहें तो निम्न सदन को भंग भी कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिससे आप कह सकते हैं कि भारत में भी संसदात्मक प्रणाली है। इसके अलावा भारत में एकल नागरिकता, समूचे कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम सब भारत के नागरिक हैं, यानी कि हमने ब्रिटेन की ये चीज को अपनाया है। इसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भी है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था हमने अमेरिका से ली है, जिसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय यदि व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के किसी कार्य को संविधान के प्रतिकूल मानती है तो उसको वो अवैध घोषित कर सकती है। तो उस रूप में देखें तो हमारी न्यायपालिका सर्वोच्च है। हमारे संविधान में संकटकालीन शक्तियां हैं। राष्ट्रपति को इमरजेंसी प्रोविजंस दिए गए हैं, जिसमें विशेष परिस्थितियों में
इसका लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 352 यानी कि युद्ध की परिस्थिति है तो इस आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अनुच्छेद 356 राज्यों में अगर शासन तंत्र विफल हो रहा है तो राष्ट्रपति उस राज्य में इमरजेंसी यानी कि 356 लागू कर सकते हैं। तीसरी इमरजेंसी पावर है 360 जिसमें वित्तीय इमरजेंसी की बात की जा सकती है। तो इन तीनों ऐसे इमरजेंसी सिचुएशंस भारत के संविधान में लिखित रूप में मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो भारत का संविधान कुछ इसने विशेष चीजें ले रखी हैं, जैसे हमारे रिजर्वेशन पॉलिसी हमारे संविधान का एक अंग है। हमारी लैंग्वेजेस को भी संविधान में उसके लिए भी नीतियां जो है संविधान द्वारा बनाई गई है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं भारत का संविधान एक बहुत ही सोच विचार मनन के बाद विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन करने के पश्चात इस संविधान का निर्माण किया गया है। और आलोचक ये भी कहते हैं कि इसका कोई मौलिक स्वरूप नहीं है, ये तो उधार का थैला है। तो हम एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, पर भारत ने अपनी परिस्थिति अनुसार एक सर्वश्रेष्ठ संविधान निर्माण की कोशिश करी है। लास्ट में मैं बस आपको ये बताना चाहूंगी कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हमने दूसरे देशों से ली है। तो अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन, ब्रिटेन से हमने संसदात्मक प्रणाली ली, हमने एकल नागरिकता ली, हमने संसद का जो स्वरूप है हमने ब्रिटेन से लिया। जर्मनी से हमने किस तरीके से मौलिक अधिकारों को विशेष परिस्थितियों में निलंबित किया जा सकता है, ये हमने जर्मनी से लिया। नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से लिए। कनाडा से हमने सर्वोच्च न्यायालय का जो एडवाइजरी परामर्शात्मक जो क्षेत्राधिकार है उसके बारे में हमने ये ली है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।